स्टार्ट करते हैं हम अपना आज क्लास। क्या होगा सर? एटीई डिडक्शन चल रहा था हमारा चैप्टर, तो डिडक्शन में हम पहुंच चुके थे एटीई तक। एटीई पे क्या बोला गया कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए यानी कि डिपार्टमेंट क्या कह रही है कि अगर आपने कुछ लोन ले रखा है और उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, किसकी पेमेंट कर रहे हो सर? इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, तो आपको इस इंटरेस्ट का ना डिडक्शन दे देंगे अपन लोग। क्या बोलेंगे? इस इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बट बशर्ते आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी कि जिसने लोन लिया है वो कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए, और किसी को भी ये सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ कितना होगा? डिडक्शन कैन बी टेकन फॉर एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन द प्रीवियस ईयर बाय एन इंडिविजुअल। अच्छा, जितना भी अगर वो पे करेगा उतने का उसको क्या मिल जाएगा सर? डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, डिडक्शन कैन बी टेकन फॉर द इंटरेस्ट पेड इन रिलेशन टू द हायर एजुकेशन ऑफ, खुद की एजुकेशन के लिए या फिर किसी और की एजुकेशन के लिए भी? यस सर, किसी और की एजुकेशन में कौन कौन हो जाएगा सर? खुद की एजुकेशन, स्पाउस की एजुकेशन और चिल्ड्रन की एजुकेशन, और एनी पर्सन, किसी भी ऐसे पर्सन की एजुकेशन फॉर हुम द असेसी इज द लीगल गार्जियन। लीगल गार्जियन हो उसका, तो वो क्या चीज हो जाएगा? उसके लिए भी अगर उसने हायर एजुकेशन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा, डिडक्शन शैल बी गिवन फॉर 8 years स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच फर्स्ट पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज मेड। क्या बोला? 8 साल तक के लिए ही डिडक्शन मिलेगी। मान लो सर 19 और 20 में हमने यहां पर 1/7/2019 में लोन ले लिया और 31 मार्च 2019 तक हमने कुछ इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, मान लो ये लास्ट दिन, साल के लास्ट में ही हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो साल के लास्ट में हमने इंटरेस्ट पे करना चालू किया। ठीक है, अब इंटरेस्ट पे करना चालू किया तो मतलब क्या, कौन से ईयर से मिलेगा डिडक्शन सर? 19 and 20 से स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट और 7 प्रीवियस ईयर्स। इस साल तो मिलेगा ही मिलेगा, नेक्स्ट 7 प्रीवियस ईयर, टोटल मिला के क्या बोलेंगे हम? 8 years तक के लिए मिलेगा। और 8 years कहां से स्टार्ट होंगे सर? जिस साल से हमने इंटरेस्ट चार्ज होगा। समझ में आ गया क्या? यस सर। अच्छा, एजुकेशन मींस क्या होता है? एजुकेशन आफ्टर पासिंग, यहां पर किस चीज के एजुकेशन की बात कर रहे हैं? आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एग्जामिनेशन। ठीक है, 12th क्लास पास करने के बाद की बात कर रहे हैं। जैसे कि लोन टेकन फॉर डूइंग MBBS। ठीक है, MBBS करने के लिए हमने प्रोफेशनल कोर्स करना है, हायर एजुकेशन करनी है, और उसके लिए क्या करना है? लोन लिया है और लोन पर इंटरेस्ट पे किया, तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा 80E में। चलिए, 80E का ये जो ई वाले सेक्शन है सारे इंटरेस्ट के बारे में बोलेंगे। देखो क्या क्या बोल रहा है। 80E में भी पेमेंट के इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा। किस चीज का इंटरेस्ट है? लोन टेकन फॉर परचेजिंग ऑफ हायर एजुकेशन, सॉरी फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। बार हो गया क्या? नहीं गलत हो गया, एक सेकंड। ये हाउसिंग लोन है, लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोला इसमें कि अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ली है और उसके लिए अगर आपने लोन ले रखा है और उसके लिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपको 80EE में डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, यहां पर कोड मैं आपको बता दूं, सुन लो पहले। कोड है यहाँ पे क्या 80EE का सर? 16173550। 16173550 मतलब लोन आपको प्रोवाइड किया होना चाहिए, सैंक्शन किया होना चाहिए। किसमें सर? 1617 में। किसमें प्रोवाइड किया होना चाहिए? यहां से गाने चल रहे हैं। लोन कितना होना चाहिए? लोन प्रोवाइड होना चाहिए सर 1617 में सर 35 लाख का लोन होना चाहिए, इससे ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए। कितने लाख का होना चाहिए सर? 35 लाख का। सर जो वैल्यू है ना
हाउस प्रॉपर्टी की, वो 50 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35 लाख तक का लोन होना चाहिए, इससे ज्यादा अगर लोन लिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। 16-17 में दिया होना चाहिए, अगर 16-17 में नहीं मिला है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लो सर 16-17 की जगह हमें 1/4/2015 को मिला, क्या मिलेगा हमें डिडक्शन? नहीं मिलेगा सर। सर हमने तो लोन लिया है वो 40 लाख का लोन लिया है, क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं सर, डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर जो वैल्यू है हमारी प्रॉपर्टी की वो 80 लाख है, क्या हमें डिडक्शन मिलेगा? सर नहीं मिलेगा डिडक्शन। सर जो जिसने लोन लिया है वो HUF है, क्या डिडक्शन मिलेगा? सर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को अलाउड है। सर डिडक्शन कितना मिलेगा? सर 50,000 तक मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन, यानी इंटरेस्ट पेड का डिडक्शन मिलेगा। तो इंटरेस्ट पेड मान लो 35,000 किया है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया आपने, 35,000 का इंटरेस्ट पे किया है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? सर 35,000। मान लो 50,000, मैक्सिमम कितना मिलेगा? 50,000। मान लो 60,000 का आपने इंटरेस्ट पे किया, कितना मिलेगा? सर 50,000। 1 लाख का इंटरेस्ट पे किया, कितना मिलेगा? सर 50,000 तक का इंटरेस्ट, 50,000 तक का डिडक्शन इसमें मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या चीज परचेज करने का है? सर एक्विजिशन फॉर द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, देख लो यही चीज है क्या? 16-17 ई में क्या चीज है? 16-17 35-50 50, 35-50 50,000। 35 बोले तो लोन का अमाउंट, लोन का अमाउंट कितना? 35, और वैल्यू कितनी हाउस प्रॉपर्टी की? 50। देखो क्या बोलता है, कंडीशन टू बी सेटिस्फाई, लोन लिया होना चाहिए किसके लिए? फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को अलाउड होगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अच्छा, सैंक्शन ऑफ लोन कब होना चाहिए? सैंक्शन ऑफ लोन इन द प्रीवियस ईयर, 16-17 में सैंक्शन होना चाहिए। अमाउंट ऑफ लोन, कितना लोन होना चाहिए? सर डज नॉट एक्सीड, अमाउंट ऑफ लोन किसके लिए लिया होना चाहिए? फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? सर 35 लाख से ज्यादा ना लिया हो। 35 लाख से सर ज्यादा लिया होगा तो डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे। ये छोटा लोन होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 35 लाख होना चाहिए, इससे ज्यादा का लोन लोगे तो भैया यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, देखो 35 लाख तक का लोन, और इस पर क्यों लिमिट लगा रहे हैं? इस पर क्यों लिमिट लगा रहे हैं? जो घर की प्रॉपर्टी आपने ली है वो 50 लाख तक की हो, क्योंकि 50 लाख तक की वैल्यू की प्रॉपर्टी नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली वाला एडजस्ट कर लेता है, मतलब नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली वाला 50 लाख की प्रॉपर्टी ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसके पास पैसा ऑलरेडी ज्यादा है, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहा है उसको, तो उसको डिडक्शन देने का फायदा क्या? हम यहाँ पर किसके रिलीफ की बात कर रहे हैं? सर मिडिल क्लास फैमिली के रिलीफ की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो उनके पास क्या चीज होगा? उन्होंने बोला 16-17 में होना चाहिए लोन, कितना? 35 लाख, और 50 लाख से ज्यादा का उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। नो अदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, उसके पास कोई और हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है किसके लिए अपने बोल रहे हैं? कोई ऐसे बंदे जो कि घर खरीदे, आशियाना खरीदने के लिए हम उनको क्या मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो नो अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, असेसी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, लोन जिस दिन उसको सैंक्शन किया जा रहा है उसके नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी और नहीं है। कितना मिलेगा डिडक्शन? सर अमाउंट पेड, इंटरेस्ट का, और 50,000 विच एवर इज लोअर, यानी कि मिनिमम आ जाएगा। अदर पॉइंट्स बोला कि डबल डिडक्शन कभी नहीं मिलेगी, यानी कि अगर आपको, सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि हमें कुछ सर बी में भी हमें इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता था, हमने इंटरेस्ट पे जो किसके लिए 24 बी में भी ऐसा कुछ हमने पढ़ा था कि उसमें हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में हमको डिडक्शन मिलता था, है कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर इसने क्या बोला? इसने बोला कि अगर आपने इस सेक्शन में डिडक्शन ले लिया तो आपको कहीं और डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा उस चीज, चाहे इस ईयर में या फिर किसी भी असेसमेंट ईयर में डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। बात तो सही है, एक सेक्शन में अगर आप डिडक्शन ले रहे हो तो दूसरी जगह आप डिडक्शन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि डिडक्शन के बाद की चीज जो है वही टैक्सेबल होने वाली है। अगर बेशक आपने किसी हेड में से ले लिया हो, किसी अदर हेड में ऑफ इनकम में से ले लिया हो, ठीक है, और यहां पर लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इमटेरियल वेदर द इंटरेस्ट पर्टेन्स टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड से हो या फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड से, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। प्री कंस्ट्रक्शन हो पोस्ट कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का मतलब बनता था प्री वाला जितना भी था, बोलो बोलो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो होता था ना, प्री पीरियड, उसको 5 साल में हम अलाउ करते थे, करंट ईयर का उसी साल में अलाउ कर देते थे, याद आ रहा होगा कुछ कुछ, ठीक है। यहां पर उससे कोई मतलब नहीं है। बात आ गई क्या समझ में? चले आगे। सिमिलर, बिल्कुल सेम
बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम सेक्शन है। अब ये सेक्शन जब लाई थी, ये था 1920 के लिए लेके आए थे, 19 में टू था जब बजट पास हुआ ना। बजट कौन सा सर? फेब 2019 में जो बजट निकला था, ठीक है। तो जब बजट निकला था तो उन्होंने बोला 1/4/2019 और 31/3/2020 के बीच में अगर आपको क्या मिला होगा, लोन मिला होगा। अगर आपको इसके बीच में लोन दिया गया होगा, यानी कि 1920 में अगर आपको लोन सैंक्शन हुआ होगा, तो आपको 1.5 लाख तक की एग्जम्पशन मिल जाएगी, बशर्ते आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। किसके लिए सर? वही सेम हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने लोन लिया है और इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या बोला, 1920 में। वो वाला लोन कब था सर? 16-17 में मिला होना चाहिए। अब यहां पर इन्होंने एक और बार लेके आया कि 1920 में दोबारा लोन लोगे तो हम आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन दे देंगे। अच्छा, 1.5 लाख तक का डिडक्शन दे देंगे, एनी अमाउंट लो, अमाउंट ऑफ लोन। और ये क्या है सर? 45 क्या चीज है? एनी अमाउंट ऑफ लोन मतलब ऊपर वाले में क्या था सर? 35 लाख तक था। 80 में, 80 में क्या बोला? कितना भी लोन लो आपके लिए ये है अवेलेबल। लेकिन एसडीवी जो है, एसडीवी जो है किसकी? हाउस प्रॉपर्टी की 45 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 45 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है? 1920 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। डिडक्शन कितना कब वाला होता रहेगा? 1920 और ऑनवर्ड्स। लेकिन आपको लोन कब मिला हो सर? 1920 में सैंक्शन हुआ हो। कितने तक का डिडक्शन मिल जाएगा सर? 1,50,000 तक का, यानी अमाउंट पेड और 1,50,000 विच एवर इज लोअर। अच्छा, फर्स्ट टाइम बायर होना चाहिए ये घर का, इसके पास किसके नाम पर कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, चाहे रेजिडेंट है। बिल्कुल सेम है, मैंने कहा ना बिल्कुल सेम सेक्शन है, ठीक है। बस यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लिख दी गई, ऊपर लिखी थी वैल्यू, और यहाँ पर वहां पर थी 50 लाख, यहाँ पे है 45 लाख, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर आपने सर यहाँ पे क्या हम दो का बेनिफिट ले सकते हैं? ना 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 ना, अगर आपने 80EE में डिडक्शन लिया है तो आप 80EE में डिडक्शन नहीं ले सकते हैं, डबल सेक्शन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते, ठीक है। 80EE एवरीथिंग इज सेम, मैंने क्या बताया यहाँ पे? 80EE में क्या बोला था कि एवरीथिंग इज सेम एज 80EE, बट यहाँ पे जो है एक्सेप्शन क्या चीज होगी कि भाई 50,000 तक की थी वहां पे 1.5 लाख की जगह, और ये 16-17 में लोन लिया गया था। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है। एक और 80EE, ये भी किसके बारे में बात करता है सर? इंटरेस्ट आपने अगर पे किया है लोन लेकर, इस बार लोन किसके लिए सर? लोन है इस बार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए अगर मैंने लोन लिया, परचेज क्या कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इन्वायरमेंट को सेव करना है हमने। किसको सेव करना है? अरे बोलो। एनवायरमेंट को बचाना है। ये लोग बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमने कॉन्सेप्ट लेके आए थे 1920 एंड ऑनवर्ड्स में। अगर आपको डिडक्शन मिलता रहेगा, अगर आपने लोन लिया है, लोन शुड बी सैंक्शन बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटवीन 1/4/2019 से लेकर 31/3/2023 तक। अच्छा, 1920 में सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको याद है? इलेक्शन नजदीक थे, क्या याद है? अरे बोलो। यस सर। इलेक्शन नजदीक थे, तो इलेक्शन नजदीक होता है तो जब भी बजट निकालते हैं, उस ईयर का बजट जब निकालते हैं, जब अगले साल या फिर उसी ईयर में हमें इलेक्शन पास में है, तो फिर थोड़ा सा अच्छे अच्छे प्रोविजन हम बना देते हैं, वरना 5 साल तक भूल जाओ, ठीक है। चलो, एलिजिबल एसएससी कौन है? यहाँ पर भी सर इंडिविजुअल है। मैक्सिमम कितना मिलेगा इसको सर? 1.5 लाख तक का मिलेगा। डबल डिडक्शन मिल सकता है क्या इसको किसी और सेक्शन में? नहीं सर, किसी और जगह पे उसको अगर उसने इंटरेस्ट पेड का डिडक्शन उसने इस सेक्शन में लिया है तो दूसरे अदर सेक्शन और अदर प्रोविजन में नहीं मिलेगा, ठीक है। एनी अदर असेसमेंट ईयर में भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? 80EE, 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 80EE किसके लिए था सर? इंटरेस्ट पेड कर रहे थे किसके लिए? बोलो सर। हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही पे कर रहे थे। 16-17 में लिया होना चाहिए, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ। तीनों सेक्शन में। वेरी गुड। यानी कि अगर मैं बोलूं 80EE किसके लिए था? उसने बोला था कि भाई इंडिविजुअल, ये तो सारा का सारा कुछ इंडिविजुअल को ही है, तीनों के तीनों, ठीक है।
ये भी किसके लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया होना चाहिए। लोन का 16-17 में प्रॉपर्टी कितने की होनी चाहिए, कितने से ज्यादा की नहीं सर, 45 से ज्यादा की नहीं, सॉरी 35 से ज्यादा की का लोन नहीं होना चाहिए, और 50 से ज्यादा का वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। कितने तक का मिल जाएगा सर, 50,000 तक का मिल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन लेके आए थे 1920 में, अगर तो आपने लोन लिया हो, ठीक है, एनी अमाउंट का लिया हो, इस बार कुछ भी अमाउंट का लिया हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 45 से एसडीवी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 45 लाख से ज्यादा की एसडीवी नहीं होनी चाहिए। और कहां तक मिल जाएगा सर, 1.5 लाख तक मिल जाएगा। ये भी हाउस प्रॉपर्टी का बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है सर। अब 1920 में एक और लेके आया सर व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, जिसको बोलते हैं 80 ईईबी, ईईबी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लेके आया, कितना बोलो बोलो सर, 1.5 लाख तक का अलाउ हो जाएगा। इसमें भी इंडिविजुअल को और लोन होना चाहिए। यहाँ पर बात आ रही है बिल्कुल समझ में, यस सर समझ में आ रही है। तो जो 80EE है, इसमें जो डिडक्शन मिलती है ना, वो हाउस प्रॉपर्टी में जो 24B की मिलती थी वो भी मिलेगी फिर? नहीं नहीं, वही तो मैंने बोला ना यहीं पे, इसलिए तो बोला इसने नीचे डिडक्शन, इसने क्या बोला यहाँ पे, डबल डिडक्शन नॉट अवेलेबल वेयर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अलाउड फॉर एनी इंटरेस्ट, किसी भी इंटरेस्ट का डिडक्शन आपने यहां पर लिया है, डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट अंडर एनी अदर प्रोविजन, किसी और प्रोविजन में आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा ऑफ द एक्ट फॉर द सेम और एनी अदर असेसमेंट ईयर में भी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। डबल बेनिफिट नहीं देंगे ना, वो कहेंगे एक का तुमने बेनिफिट ऊपर ले रखा है, दूसरे का बेनिफिट काय को ले रहे हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया? yes, लेकिन यहां पर समझो, अगर तुमने वहां पर उस चीज का बेनिफिट ले लिया तो यहां पर 80E में तो आपको बेनिफिट नहीं मिलना। मान लो कि आपने इंटरेस्ट पे किया था 5 लाख रुपए का, ठीक है, 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया था। अब 5 लाख का इंटरेस्ट मैंने पे कर दिया, लेकिन 80 मैंने इसका डिडक्शन कहां पे लिया था सर, 24B में मैंने डिडक्शन ले लिया। यहां पर मैक्सिमम डिडक्शन मेरे को अलाउ हुआ, इसका लिमिट है ना 2 लाख तक, ऐसा कुछ करके 2,30,000 ऐसा कुछ करके लिमिट है, यहां तक ही डिडक्शन अलाउ हुआ, बाकी का नहीं ले सकते फिर आप डिडक्शन यहां पर, ठीक है। लेकिन 80EE में ऐसा नहीं है, 80EE वो क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई अगर आपने पहले भी अगर लिया रहेगा, ठीक है, उसका डिडक्शन ये इन एडिशन टू 24B है, यानी 24B में जितना ले लिया उसका कोई मतलब नहीं, यहां पर भी आप ले सकते हो डिडक्शन बाकी रिमेनिंग का। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसको इतना ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैंने वो हटा दिया यहाँ से, ठीक है। बस जितना याद रखने की जरूरत है उतना याद रखो, ठीक है। इतना टेक्निकल आपसे आएगा नहीं कि वहां पे भी पूछ लें आपसे, यहाँ पे ये यही याद रह जाए तुम लोग को, वही बहुत है कि नहीं, एग्जाम के पर्पज से। चलो आ जाते हैं हम अपने यहां पर 80G में, इस कौन से में डिडक्शन अंडर सेक्शन सर 80G किस चीज के लिए 80G है यार, कुछ फंड बनाए गए हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हमें ना कुछ फंड बना रहे हैं, उनमें ना आपको क्या करना है ना, आपको डिपॉजिट्स करने हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। आपने डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट अगर कुछ भी किया तो हम आपको डिडक्शन देंगे। कितना डिडक्शन देंगे सर, किसी में 50% देंगे, किसी में 100% देंगे, और किसी में हम लिमिट लगा देंगे, किसी में हम अनलिमिटेड देंगे। नहीं समझ में आया सर, समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो यस सर, समझ में तो आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छा सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी तक पढ़ा नहीं है ना, तो इसलिए समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम एक फंड बनाएंगे आपको, और उस फंड का नाम देंगे, ठीक है। उन फंड्स में आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन करना है या फिर डोनेशन देना है, ठीक है। अगर उसमें आपने कंट्रीब्यूशन डोनेशन कर दिया तो हम आपको उतने का डिडक्शन दे देंगे, जितना आपने सर, कितने का डिडक्शन सर, 50% हो सकता है, 100% हो सकता है, 2 कैटेगरी हो सकती है। समझ में आ गया या नहीं आ गया, अब बोलो। यस सर समझ में आ गया। ये है फंड। अब फंड में अलग अलग नाम के फंड है, कौन से फंड है आ जाओ देखते हैं। पहले तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं किसको एप्लीकेबल है सर, एप्लीकेबल है ऑल एसएससी, कोई भी भैया जमा करेगा, अच्छा कोई भी जमा करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस और सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा गवर्नमेंट जब अपने खातों में पैसा लेना चाहती है तो क्या वो कैटेगराइजेशन करेगी कि नहीं भाई ये इंडिविजुअल को ही मिलेगा, नहीं भाई ये इसको मिलेगा, नहीं, ये किसके लिए, गवर्नमेंट अगर अपने खातों में लेना चाहती है तो भाई वो बोले चलो कोई भी दो, हमें क्या मतलब, हम सबको दे देंगे डिडक्शन, पैसा तो दो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस
अच्छा, कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, सबसे पहली कंडीशन क्या बोली उसने, बोला डोनेशन देना चाहिए। किसमें डोनेशन देना चाहिए? टू स्पेसिफाइड फंड और ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम बनाएंगे, कुछ स्पेसिफाइड फंड होगी और ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जैसे कि डेवलपमेंट वगैरह के लिए हमने किया होगा कोई काम, तो उसके लिए फंड, जैसे गवर्नमेंट सोचते हैं ना कि यार इसका यहाँ पे हाईवेज बनने चाहिए, इसको यहाँ से रोड बनना चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए, तो उसके लिए फंड फंड बनाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी कोविड-19 के लिए फंड बना रखा था, जिसको देना है उसमें दो, उसके लिए वो मतलब रिसर्च में काम आने वाला है आपका पैसा उस चीज। समझ में आ रहा है? और या फिर क्या, गरीबों की हेल्प करने के लिए, जिनके पास खाना नहीं है, इन सब चीजों में जिनकी नौकरियां चली गई है, तो उनके लिए हम यूज करना चाहते हैं। आपको अगर कंट्रीब्यूशन करना है तो आप उसमें कंट्रीब्यूशन करो, तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे। तो ऐसे ही उन्होंने फंड बना रखे हैं। समझ में आ रहा है? स्पेसिफाइड फंड और ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने दिया। अच्छा, डोनेशन किस में देना चाहिए सर? काइंड में या फिर, बोलो बोलो, काइंड में या फिर अदर देन काइंड? सर काइंड में नहीं होना चाहिए डोनेशन, अदर देन काइंड में होना चाहिए। यानी कि पैसा, सिंपल सिंपल क्या, पैसा, इलेक्ट्रॉनिक मोड से पैसा ट्रांसफर करो। समझ में आ रहा है क्या? मोड ऑफ डोनेशन, अच्छा मोड ऑफ डोनेशन एक्सेस ऑफ ₹2000, और अगर 2000 से ज्यादा का डोनेशन अगर मिला है, 2000 से ज्यादा का डोनेशन अगर आपने किया है, तो अदर देन कैश में किया होना चाहिए। किस में किया होना चाहिए? अदर देन कैश में। ठीक है, लेकिन अगर 2000 तक है तो कैश में चल सकता है क्या? यस सर, 2000 तक है तो कैश में चल सकता है, कैश डोनेशन भी चल सकता है, हमें डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, प्रूफ ऑफ डोनेशन देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर डिडक्शन मान लो मैंने 1 लाख का, मैंने बोला मैंने 3 लाख का डिडक्शन दे दिया। अब गवर्नमेंट का 3 लाख का, सॉरी 3 लाख का मैंने डोनेशन कर दिया, 3 लाख का क्या गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे डालेगी? नहीं, गवर्नमेंट क्या कहेगी, अरे प्रूफ अटैच करो अपने रिटर्न के साथ। ठीक है, चलो आगे क्या बोल रहा है, कुछ अदर पॉइंट बोल रहा है। अदर पॉइंट में क्या बोला, वो कहता है कि भाई स्पेसिफाइड फंड और ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो कोई स्पेसिफाइड फंड है और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इनको दो कैटेगरी में बांटा गया, समझो किस किस कैटेगरी में बांटा गया है, बोलो बोलो। दो कैटेगरी में बांटा गया, एक है कैटेगरी ए और दूसरी है कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में जो है कोई भी लिमिट नहीं है। बोलेंगे भाई कैटेगरी ए में जो फंड के नाम लिख दिए हमने, फंड के जो नाम लिख दिए उसमें आप जितना भी पैसा जमा करोगे, 2 लाख जमा करो, 3 लाख जमा करो, 5 लाख जमा करो, 10 लाख जमा करो, 15 लाख जमा करो, डिडक्शन आपको 100% मिलेगी। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया? विदाउट एनी लिमिट। ठीक है, कितना भी आपको डिपॉजिट करना है, कितना भी डिपॉजिट करो। मान लो मिस्टर एक्स है, उसका जो इनकम है वो सर 5 लाख रुपए है, लेकिन उसने डिडक्शन जो है, सॉरी कंट्रीब्यूशन जो है 80 जी है ना, 80 जी में जो कंट्रीब्यूशन किया है, कौन से कैटेगरी ए के फंड में, वो किया है सर 10 लाख रुपए का। तो जल्दी बताओ कितने का डिडक्शन उसको मिल जाएगा? बोलो 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 बोलो, कितने का डिडक्शन मिलेगा? 10 लाख का। ना ना ना, ये तो कॉन्सेप्ट ही आपने हिला दिया। मैंने क्या कहा था, डिडक्शन जो 80 सी टू 80 जी 80 यू तक मिलेगी, वो सिर्फ आपकी इनकम तक मैक्सिमम मिलेगी, और वो भी ये मिलेगी कौन सी इनकम, ये नॉर्मल इनकम होनी चाहिए, स्पेसिफाइड इनकम नहीं होनी चाहिए, स्पेशल इनकम नहीं। जैसे कि LTCG, STCG, 111A, कैजुअल इनकम्स, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इनको छोड़कर जितनी भी होंगी उनसे ही तो होगा, यानी मैक्सिमम डिडक्शन अगर ये नॉर्मल है तो 5 लाख तक मिलेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एलिजिबल आप इतने तक के लिए हो, लेकिन आपकी इनकम जितनी होगी उतने तक ही तो आपको मिलेगा ना। अगर मान लो इनकम ज्यादा है, इनकम 15 लाख है, तो ठीक है 10 लाख तक डिडक्शन मिल जाएगी आपकी, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। समझ में आ गया? यस सर, ये तो सर हमें पहले से पता था, आपने कौन सा नया बता दिया। अरे दूसरा क्या बोल रहा है, अच्छा देखो एक और चीज, मैंने बोला कि कैटेगरी ए थी और कैटेगरी बी थी, यही बोला था ना मैंने, कैटेगरी ए था और कैटेगरी बी था। तो कैटेगरी ए की व्याख्या की हुई है किसमें सर? 1 से लेके 25 नंबर तक में, और 26 से लेके 32 नंबर तक में किसकी व्याख्या की हुई है सर? कैटेगरी बी की। और कैटेगरी बी पर लगा दी है हमने लिमिट। कैटेगरी बी में हमने लगा दी है लिमिट। सर ये कौन सी लिमिट है, डिडक्शन की लिमिट है या फिर डोनेशन की लिमिट है? बोलो बोलो, डिडक्शन की लिमिट है या फिर, हाँ डिडक्शन की लिमिट है। वेरी वेरी गुड, डिडक्शन की लिमिट है। डोनेशन की तो लिमिट ही नहीं मांगेंगे वो, डोनेशन तो वो बोलेंगे कि अरे जितना डालना डाल दो, हमें क्या मतलब है। ठीक है, डोनेशन की तो सर कहीं से बात ही नहीं होती, डिडक्शन की हम लिमिट मानेंगे। ठीक है, चलो डबल डिडक्शन, यहाँ पे क्या बोला, डबल डिडक्शन इज नॉट परमिसेबल। डबल डिडक्शन
इज नॉट परमिसेबल का मतलब क्या चीज हो गया, बोलो कि सर किसी और, अच्छा इस सेक्शन में अगर आपने डिडक्शन ले लिया इसका कंट्रीब्यूशन का, तो किसी और सेक्शन में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, या फिर किसी और असेसमेंट ईयर में डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी तक हम समझदार हो चुके। चलो आ जाओ। नोट क्या बोलता है वो, जो कैटेगरी बी वाले हैं वो क्या है, लिमिट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कैटेगरी बी वालों के लिए। सर ये तो पता ही था, ऊपर ही पढ़ लिया हमने। अच्छा, लिमिट इज एप्लीकेबल ऑन क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन। क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन मतलब क्या है सर, लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा, जो हमने बोला ना कि जो कैटेगरी बी है उसमें हमने लिमिट लगाई है। सर कितनी लिमिट लगाई है, हमने बोला कि जितना भी आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर दोगे, समझ में आ रहा है, जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया उस पर हम कह रहे हैं कि 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई आपका जितना होगा, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई जितना होगा उतने का हम डिडक्शन दे डालेंगे आपको। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है सर? नीचे फिर क्या लिखा है, क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन। क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन का मतलब है कि हम कितना, बोलो बोलो, कितना अमाउंट का डोनेशन हम बोल रहे हैं कि तुम्हें क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। यानी कि बोला, मान लो क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डोनेशन एंड नॉट ऑन डिडक्शन। मतलब क्या है सर, ये मतलब है कि मान लो 100% है, ठीक है। मान लो कि 1 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट किया किसी एक अमाउंट में, ठीक है, 1 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट कर दिया, और मैं कह रहा हूं कि इसमें से क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई जो होगा वो 50% ही क्वालिफाई होगा इस डिडक्शन के लिए, ठीक है। जितना आपने कर दिया उसके 50%, तो 50% कितना आ गया सर, 50,000। तो अब 50,000 पर लिमिट लगाई जाएगी, कितने का डिडक्शन लगेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, समझ में आ रहा है। अभी आगे एक बार और देख लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। चलो, क्वालिफाइंग मतलब समझ गए, जितना क्वालिफाई कर रहा है। मान लो जो भी फंड हमने क्वालिफाई करने के लिए बोले हैं, मतलब उसमें लिखे हुए हैं वो क्वालिफाई करता है डोनेशन के लिए, तो फिर हम अब उसको उस पर लिमिट लगाएंगे। अच्छा, लिमिट इज नॉट ऑन इंडिविजुअल डोनेशन बट ऑन एग्रीगेट डोनेशन। एग्रीगेट डोनेशन पर लिमिट लगाएंगे हम। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, कैसे निकालना है कंप्यूटेशन, देख लो यहाँ पे। सिंपल सिंपल बोला हुआ है, कुछ कैटेगरी ए लिखी हुई है, कुछ कैटेगरी बी लिखी हुई है। यानी कि मैं बता दूं आपको, तो देख लो। देखो क्या बोला है उसने, बोला कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितनी डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। ये देखो 100% और 50% ऑफ द डिडक्शन ऑफ कैटेगरी ए। कैटेगरी ए सर, पहले कैटेगरी दिखाओ, पहले कैटेगरी कौन कौन सी चीजें हमें ये बता रखी है, ये बताओ पहले, ठीक है। देखो क्वालिफाइंग अमाउंट बोल रखा है, क्वालिफाइंग अमाउंट पर लिमिट लगाई जाएगी, क्वालिफाइंग अमाउंट पर लिमिट लगाई जाएगी। देखो कैटेगरी, यानी कि उसने बोला कि जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में डिपॉजिट करो, मैक्सिमम। कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए में कुछ लिमिट है क्या, कोई लिमिट है क्या? नहीं। जितना भी दोगे हम उसका डिडक्शन आपको प्रोवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है? लिमिट का मतलब यहां पर, लिमिट का मतलब वही जो मैंने बोला, क्या, बोलो बोलो, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, जितना होगा उतने तक का ही लिमिट। लेकिन ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है सर? जीटीआई के लिए। किसके लिए? सॉरी कैटेगरी बी के लिए। किसके लिए सर? कैटेगरी बी के लिए। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में जमा कर दो, जितना भी आपने जमा किया उसका 50% क्वालिफाई हो जाएगा। किसके लिए? डिडक्शन के लिए। कितना परसेंट बोलो? मान लो 1 लाख रुपए आपने जवाहरलाल नेहरू के लिए दिया, तो कितना परसेंट क्वालिफाई किया जाएगा? 50 सर, 50,000। यानी कि अब बताओ डिडक्शन कितना सर? 50,000 का 100%, मतलब पूरा का पूरा आपको अलाउ कर देंगे, कोई लिमिट नहीं है इस पर, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? इस पे मैंने 2 लाख रुपए जमा कर दिए, बोलो किसमें? राजीव गांधी फंड। समझ में आ रहा है? राजीव गांधी फंड में, तो उसका भी 50,000। इंदिरा गांधी ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिलीफ फंड, सूखा। समझो, ये 3 कैटेगरी आपको याद करनी है। देखो ए कैटेगरी में मैंने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। क्या चीज? सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर किसके बारे में सर? 50% वाले, उसके नीचे जितने भी हैं वो 100% वाले हैं।
यानी कि 100% उसका क्वालिफाई करेंगे। ठीक है सर, कौन कौन से हो गए देखो, पहले तो 50% वाले देख लो कौन कौन से हैं। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे या नहीं थे? यस सर। अच्छा, राजीव गांधी वो भी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, सॉरी था। नीचे इंदिरा गांधी, वो भी क्या प्रधानमंत्री थी? अरे था तो यस सर। इंदिरा ठीक है, तो यानी कि ये 3 तो प्रधानमंत्री हो गए, प्राइम मिनिस्टर। 3 तो कौन हो गए सर? प्राइम मिनिस्टर हो गए। 3 नाम याद हो गए, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। इन लोगों ने बड़े गंदे काम किए। ठीक है, और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने क्या किया? सूखे पर रिलीफ फंड बनाया, यानी प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉप रिलीफ फंड। ठीक है, ये 4 याद हो जाएंगे। इन चारों पर कितना मिलेगा आपको सर? 50%। इन पर क्या ये लिमिट लगती है? ये वाली लिमिट लगती है? नहीं सर, इन पर लिमिट नहीं लगती। बाकी जितने भी फंड है, देखो कितने फंड है, देखो देखो देखो, देखते जाओ सर। 32। हाँ सर, 32 के 32 याद करने पड़ेंगे। बोलो, 32 के 32 के याद करने पड़ेंगे ना? याद नहीं, सिर्फ पढ़ने पड़ेंगे आपको। पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको, उसको याद कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्या चीजें, एक दो बार आपको रीड करना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, जितने भी नेशनल वाले होंगे ना, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं यहाँ पे, आपको दिख रहे होंगे। नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स क्या है? अमेरिकन अर्थक्वेक रिलीफ फंड। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल। ठीक है, अफ्रीका, यानी कि यहाँ पे क्या चीज है? पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया। ठीक है, फंड। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया? नेशनल चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी किसके लिए? नेशनल एमिनेंस। चीफ मिनिस्टर का कोई एक फंड है, अर्थक्वेक। ठीक है, और क्या चीज आ गया सर? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने बना रखा है कोई एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के नाम से अगर कोई फंड है। ठीक है, तो वो वाले फंड आ गए यहाँ पे। जिला साक्षरता समिति। ठीक है, और आ गया नेशनल। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। आगे आगे एयरफोर्स और आर्मी से रिलेटेड नेवल वगैरह, तीनों फोर्स आ गई यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सर? चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड वगैरह यहाँ पे बना रखा है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज आ गया? नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड बना रखा है सर। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड बना रखा है। नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चर फंड और फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने बना रखा है। नेशनल सर, नेशनल ट्रस्ट है फॉर वेलफेयर ऑफ पर्संस विद ऑटिज्म। और ये कैसे पॉलिसी, पता नहीं क्या क्या चीज बनाते थे, समझ में आ रहा है? मेंटल वगैरह जो भी ये मेंटल लोगों के लिए ठीक करने के लिए बनाया होगा ये फंड। ठीक है, ये सारे फंड। और आगे यहाँ पर क्या चीज है? बोलो बोलो। स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड। गंगा फंड के लिए चिल्लाए थे अभी हमारे मोदी जी कि गंगा साफ करेंगे, गंगा साफ। ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने क्या निकाल दिया? फंड। ठीक है, नेशनल फंड। लगता है आपको सारे याद हो जाएंगे? बोलो, लगता है आपको सारे याद हो जाएंगे? नहीं सर। नहीं सर, याद तो नहीं होंगे। फंड मतलब समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? मैंने क्या बोला? ऊपर के 4 आपको याद कर लेने, याद हो जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू फंड, यस सर। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये पति पत्नी दोनों आ गए यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वाले का जो ड्रॉप रिलीफ फंड है। ठीक है, अब बाकी जितने भी नेशनल वाले हो गए, प्राइम मिनिस्टर वाले हो गए। ठीक है, और जिला साक्षरता समिति वगैरह हो गया, ये एक दो हैं जो देखने पड़ेंगे। जितने भी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी बताएगा, तो उतना क्या क्या चीज हो जाएगा, उसका 100% हमें अलाउ हो जाएगा कैटेगरी ए में। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा सर, कैटेगरी बी दिखाओ। कैटेगरी बी देखो, ये रहा। ये बड़ा ही सिंपल है कैटेगरी बी। ये क्या बोलता है? कैटेगरी बी में भी 2 चीजें हैं सर। कैटेगरी बी में जो क्वालिफाइंग अमाउंट आएगा ना, उस पर लिमिट है कितने की डिडक्शन का सर? ये जो अलाउड होगा ना, वो 10% ऑफ जीटीआई। समझ में आ रहा है? इतना ही अलाउड होगा, इससे ज्यादा अलाउड नहीं हो सकता। देखो क्या बोल रहा हूं सर। गवर्नमेंट
फॉर एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। प्रमोट क्या कर रहे हैं? फैमिली प्लानिंग को प्रमोट कर रहे हैं, हम दो हमारे दो करने के लिए। ठीक है, उनको क्या बोला कि अगर इस चीज के लिए आपने गवर्नमेंट की का जो फंड बना रखा है उसमें पैसा दोगे तो 100% का आपको क्वालिफाई, तो हम 100% करेगा आपका अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उस पर लिमिट लगा देंगे डिडक्शन की। ठीक है, डिडक्शन आपको लिमिट लगाएंगे। अच्छा, यहां पर क्या बोला उसने? ओलंपिक एसोसिएशन वगैरह के लिए अगर करोगे, ठीक है, स्पोर्ट्स गेम के लिए, तो उसके लिए कितना आ जाएगा सर? 100%। अदर फंड्स, अदर में क्या क्या चीज आ गया सर? अदर में ये लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट तो नीचे वाला ऊपर आ गया। उसने बोला कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू बी यूटिलाइज फॉर एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन द पर्पस फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग वाला तो 100% में ले गए। ठीक है, इसका 50% है। और एनी अथॉरिटी, कोई भी अगर हाउसिंग एकोमोडेशन बनाने के लिए अगर उसके लिए पैसा जमा किया गया है, हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जमा किया गया है, तो उसके लिए क्या चीज आ जाएगा? बोलो सर। 50%। एनी कॉर्पोरेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1026 बीबी फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है हमारी, उनको प्रमोट करने के लिए, जो फंड में अगर दिया है तो उसका भी 50% क्वालिफाई करेगा। और यहां पर क्या चीज हो गया सर? टेम्पल, एनी टेम्पल, ठीक है, मॉस्क्यू, और ये क्या है? गुरुद्वारा, चर्च वगैरह, इन सब के लिए, हिस्टोरिक प्लेसेस वगैरह, इनके लिए बनाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कुछ फंड बना रखा होगा उसमें अगर आपने दिया है, ठीक है, किसके लिए सर? रिनोवेशन और रिपेयर के लिए। किसके लिए दिया है सर? रिनोवेशन और रिपेयर के लिए, टेम्पल, ये सारी चीजें के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या चीज आ जाएगा सर? 50% का क्वालिफाइंग आ जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा अभी तक? सर कौन कौन से नहीं होंगे? देखो एग्जांपल नीचे, अगर बोल दिया आपको डोनेशन टू पुअर बॉय फॉर हायर एजुकेशन के लिए, डोनेशन आपने दे दिया, सर डिडक्शन चाहिए। अरे हट, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है? स्पेसिफाइड ही नहीं कर रखा। तू ऐसे कैसे किसी को दे देगा? नहीं, तू नहीं देगा, हम देंगे, तू हमें दे, हम ऐसा काम कर रहे हैं, हमें दे, तो हम डिडक्शन देंगे। ठीक है सर। क्लोथ दिया टू अन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, चलो ठीक है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को तो दो, लेकिन क्लोथ काइंड में आ जाता है, काइंड में नहीं चलेगा। ठीक है, डोनेशन दिया हमने किस चीज में सर? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को के लिए। ठीक है, बोलो कंस्ट्रक्शन होम फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। होम के लिए तो सर था, लेकिन वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए था क्या यहाँ पे? नहीं सर, कम्युनिटी के लिए था। अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, समझ। देखो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुछ सवाल, आइए। कैटेगरी ए था और कैटेगरी बी था। मान लो कैटेगरी ए, इसमें से 1 2 3, 1 2 3 4, इनमें से शुरू में क्या है? प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा डॉफ फंड था, डॉफ रिलीफ फंड, सूखे से बचने के लिए, क्या इस पे जितना भी था 50% था? मान लो 10 लाख रुपए था, इसका कितना परसेंट क्वालिफाई किया गया सर? 50% क्वालिफाई किया गया। ठीक है, मान लो राजीव गांधी फंड था, राजीव गांधी का फंड था, कितना था इसमें? मान लो 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए गए। ठीक है, 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए गए, तो इसका भी 50% था क्या? यस सर, 50% था। और बाकी अगर कुछ नेशनल करके हमारा कोई फंड बना दिया, फंड जो है, जो कि स्पेसिफाइड फंड है, उसके लिए जमा किया, मान लो 4 लाख रुपए इसमें जमा किया, तो इसका कितना हो जाएगा सर? बाकी का 100% हो जाएगा। यही है, तो जितना भी हो जाएगा, इसका कितना हो गया सर? 5 लाख रुपए, और सर 2 लाख का 50%, 1 लाख रुपए, और क्या चीज हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, कितना हो गया बताओ? 40 का 100% सर? 40 नहीं बता रहा, बताओ। चलो अच्छा, कैटेगरी बी जो मैंने बताई थी, कैटेगरी बी कितनी बताई थी? इनमें से तो 100% अलाउ किया जाएगा डिडक्शन। ठीक है, दूसरा क्या बताया बोलो?
बोलो बोलो। दूसरा आ गया इनमें से, मान लो फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग पे जो खर्चा किया गया था, और दूसरा था ओलंपिक। ठीक है, फैमिली प्लानिंग और ओलंपिक वाले के लिए जितना भी खर्चा किया गया था 100% तक था क्वालिफाइंग या नहीं था सर? 100% तक था। मान लो 1 लाख इसमें, 1 लाख इसमें, तो 100% बोले तो सर 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। दूसरा बोलो। और बाकी अदर्स न, अदर जो टेम्पल वगैरह के लिए हमने खर्चा किया था, टेम्पल गुरुद्वारा वगैरह सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, क्या है उसके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए सर कितना था सर? 50% था। मान लो 1 लाख इसके लिए भी है तो कितना था सर? 50,000। टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट कितना हो रहा है जल्दी बताओ? टोटल क्वालिफाइंग अमाउंट कितना हो रहा है? बोलो बोलो। 5, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, ये 50,000 है ना? 8,90,000 ये आ रहा है सर, 8,90,000। ठीक है, क्वालिफाइंग अमाउंट बन गया। लिमिट किस पे लगेगी सर? क्वालिफाइंग अमाउंट पे या फिर डिडक्शन वाले पे? सर क्वालिफाइंग अमाउंट पे। क्वालिफाइंग अमाउंट हमारा आ गया। अब लिमिट बताओ कितनी थी हमारे को कितनी मिलेगी लिमिट? जल्दी बताओ। लिमिट लिमिट बता दी गई। उसने बोला एक काम करो आप ना, ये लिमिट लगा दो किस पे? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई पे। ठीक है, आ जाओ। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालते हैं? ये देखो उधर, सिंपल है, कुछ नहीं करना जीटीआई निकालने के लिए। एडजस्टेड जीटीआई बोले तो पूरा का पूरा आपको ग्रॉस टोटल इनकम लेने का है। ठीक है, उसमें से लॉन्ग टर्म हटा दो। लॉन्ग टर्म बोले तो कौन कौन सा सर? दोनों, 112 और 112 ए, दोनों को हटा देने का, और ग्रॉस टोटल इनकम ले लिया, उसमें से हटा दो लॉन्ग टर्म को। शॉर्ट टर्म को उसमें से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा सर? 111A वाला हटा देने का। और बाकी सारे के सारे देखो, ये तो आपको हटा देना है क्योंकि आपने उसमें जोड़ा होगा, इसलिए हटा देना है। और डिडक्शन में से सर कुछ डिडक्शन देना है क्या इसमें से? हाँ, डिडक्शन 80C टू 80U में देना है, बट अदर देन कौन सा? जो इस सेक्शन में जो डिडक्शन है ना, इस सेक्शन का डिडक्शन छोड़ के बाकी सब सारे के सारे सेक्शन का डिडक्शन, मतलब जो 80C टू 80U का डिडक्शन है वो दे दो। ठीक है, और इनकम रेफर्ड अंडर सेक्शन 115A, 115AB, 115AC, ठीक है, इनको छोड़ दो। इनको भी सारे डिडक्शन, मतलब इनका भी डिडक्शन कर दो। ठीक है, इनका भी हटा दो। और सर क्या कैजुअल इनकम हटेगा उसमें से? बोलो। नहीं सर, कैजुअल इनकम नहीं हटेगा। कैजुअल इनकम तो सर इंक्लूडेड रहेगा, उसको बोलेंगे उसका। देखो 100% ऑफ क्या आया? बोलो बोलो बताओ। 100% और 50% ऑफ कैटेगरी ए का फंड, 100% और 50% ऑफ डोनेशन कैटेगरी बी ऑर्गेनाइजेशन का, सब्जेक्ट टू लिमिट। सब्जेक्ट टू लिमिट। अच्छा, लिमिट किस पे लगी है सर? बी पे या फर्स्ट पे? ए पे? बोलो। बी पे। तो अब मैं अगर आपसे पूछूंगा लिमिट कहाँ है, जल्दी बताओ। मेरा लिमिट कौन से वाले पे लगेगा? ए कैटेगरी या बी कैटेगरी पे? बी कैटेगरी। बी कैटेगरी पे सर। इस पर कितना जीटीआई का कितना परसेंट? 10%। 10%। एडजस्टेड जीटीआई का, एडजस्टेड जीटीआई बोले तो, एडजस्टेड जीटीआई बोले तो सर पहले जीटीआई पता लग जाए। जीटीआई नॉर्मल, उसमें से माइनस कर दो एलटीसीजी, सर उसमें से माइनस कर दो एसटीसीजी। एसटीसी एलटीसीजी में दोनों, एसटीसीजी कौन सा? 111A। ठीक है, स्पेशल वाला कैजुअल इनकम नहीं, कैजुअल इनकम को रहने देना, और माइनस कर देना उसमें 80C टू 80U एक्सेप्ट 80G। 80G वाला डिडक्शन है, इसको छोड़कर बाकी सारे डिडक्शन, ये जो निकलेगा आपका क्या निकल जाएगा सर? एडजस्टेड जीटीआई निकल जाएगा। इसका 10%, समझ में आ रहा है? इसका 10% और ये अमाउंट विच एवर इज लोअर, इसका तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, इसका विच एवर इज लोअर का डिडक्शन। समझ में आ रहा है?
कि नहीं आया? बोलो, आ रहा है समझ में? यस सर। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लेना। चलो कर लेते हैं, थोड़ा देख लो। कराएं। चलो, पहचानने का तुमको समझ में आ रहा है क्या? पढ़ लो क्वेश्चन को 2 मिनट। उसने बोला कि यहाँ पे डिडक्शन की बात की, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन, ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल है दीपिका, ठीक है भाई। बिजनेस प्रोफेशन से उसको इनकम है, अदर सोर्सेज से इनकम है, एलटीसीजी से इनकम है, ठीक है। ये तो इनकम की बातें हो गई, ठीक है। टोटल मिला के इनकम कितनी आ गई जल्दी बताओ? 5,90,000। कितने आ गई? 5,90,000। ठीक, आगे बताओ सर। पेमेंट ऑफ मेडिकल, ओहो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ पढ़ा था हमने ऑन लाइफ के लिए सर। 80, जल्दी बताओ सर। डी, 80D में ही था ना? 80D में डिडक्शन थी, ठीक है। और सर नेशनल, सर फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? यस सर, पढ़ा तो था। नेशनल फाउंडेशन करके आ रहा है। तो क्या ये वाला 100 वाले परसेंट में है या नहीं है? कौन से वाले की है सर? 80G की बात कर रहा हूँ मैं सर। 80G में कौन सी कैटेगरी सर? ए कैटेगरी। कैटेगरी ए। कैटेगरी ए कितनी परसेंट सर? 100%। 100%। डोनेशन टू दी फंड सेटअप बाय गुजरात गवर्नमेंट फॉर रिलीफ विक्टिम फॉर, ऐसा कुछ पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था ऐसा। ये भी किस में था सर? 80G में, ए कैटेगरी, यही था 100%, ठीक है। चलो, डोनेशन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, ओ हो, कैटेगरी ए, कितना परसेंट सर? 50%। प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ओ हो, कौन सा था? बी सर? ए था, ए था, ए था 50%। सर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, बोलो बोलो बोलो, कुछ पढ़ा था ऐसा कुछ? अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 12,000 का फंड, बोलो। अप्रूव्ड चैरिटेबल सर, अभी तो पता नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिस पे डाउट हो जाता है क्या करने का? आगे बढ़ने का, ठीक है। आ जाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोशन फॉर फैमिली प्लानिंग, सर था क्या? यस सर। सर कैटेगरी बी में कौन सा वाला था ये? 100% की कैटेगरी में था, यही था सर। पुअर, सर पुअर बॉय को दे दिया हमने कुछ, बोलो बोलो। पुअर बॉय को दिया हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पुअर बॉय को दे दिया, तो क्या करें? दे दें? नहीं सर, ये तो एलिजिबल ही नहीं था। अच्छा, आगे जल्दी बताओ क्या बोल रहा है? क्लोथ दिया, किसको दिया क्लोथ सर? अप्रूव काइंड में दे दिया, मिलेगा? नहीं सर। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ होम फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए दिया, क्या मिलेगा? नहीं सर। नहीं सर, यहाँ पर लिख रखा है सर अप्रूव्ड, पर वाले में लिख रखा है सर अप्रूव्ड वाला। अप्रूव्ड वाला समझ में तो आता है कि हाँ चलो अप्रूव्ड है तभी उसमें डाला है उसने पैसा, तो उसके लिए मिल तो जाना चाहिए उसको, ठीक है ना? मिल तो जाना चाहिए, अरे बोलो। यस सर। मिलना तो चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए तो ठीक है। उसने क्या कैश में? नहीं, कैश में भी नहीं है, सही है। उसने 12,000 दिया तो यानी कैश में भी नहीं है। 2,000 से ऊपर वाला तो कैश में होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अप्रूव तो हो जाएगा। अब कौन सी कैटेगरी में डालें इसको? कैटेगरी ए या फिर कैटेगरी बी? बोलो बोलो। बी। पक्का? या ए में जाएगा?
चैरिटेबल अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक बार देख लें, ए में जाएगा या बी में जाएगा। आ जाओ देखो पहले, ये तीनों श्योर है ना आपका, श्योर है, आ जाओ। यस सर। 5 लाख कितना हो गया, 90,000। चैप्टर ए की, चैप्टर 6 की डिडक्शन 80D में कितना आ जाएगा सर, 5,000 की डिडक्शन। आगे देखो सर 80G में किस किस की डिडक्शन नहीं मिलेगी, पहले तो वो बता दो किस किस की डिडक्शन नहीं थी। सर पुअर वाले की डिडक्शन नहीं थी इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सर क्लोथ वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, और ये चैरिटेबल, ये तो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी वाला था उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ही आपने सही जवाब दिया है। आगे आ जाओ सर, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ डिडक्शन 80G, 80G का जल्दी बताओ। हारमनी वाला सर ये बिल्कुल सही था आपका। गुजरात गवर्नमेंट वाला बिल्कुल सही था सर 100%। इंदिरा गांधी ट्रस्ट बिल्कुल सही था 5,000 सर बिल्कुल सही था सर। फैमिली वाला ये वाला, ये जो 2 स्टार लगे ये कैटेगरी बी के थे सर, ये कैटेगरी बी के 2 है। समझ में आ रहा है क्या? कैटेगरी बी के कितने हैं? 2। कौन से में आ गए ये सर, किस में आ गया जल्दी बताओ। कैटेगरी बी में, तो बिल्कुल सही है आपका। जो नहीं लिया उसको कैटेगरी बी में हमने रख दिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है अच्छे से। कैटेगरी ए तो हमने पूरी पढ़ ली थी। चैरिटी वाला वहाँ पे था एक, चैरिटी वाला हमने कहाँ पढ़ा था सर, कैटेगरी बी में पढ़ा था, तो आपने कैटेगरी बी चूज कर लिया। यही था ना पर्पस, और कुछ तो पर्पस नहीं था ना आपका? ठीक है चलो। अच्छा सर यहाँ पे तो 8 था, यहाँ पे 5 क्या, ये कितना कैसे हो गया? आ जाओ, क्योंकि इस पे क्या है, इस पे क्या है, लिमिट लगी है ना, इस पर 10% की लिमिट लगी है सर। कौन सी लिमिट लगी है सर? क्या 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 घटाने वाले हैं? पहले तो 10% ऑफ जीटीआई निकालेंगे। जीटीआई कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, कौन बताएगा जल्दी बताओ। जीटीआई कितना होगा सर? 5,90,000 तो ये हो गया। इसमें से सर हमें एलटीसीजी है क्या कुछ? यस सर एलटीसीजी, इसको घटा दो, यानी कि कितना 5 लाख हम घटा देंगे इसमें से। अरे बोलो यही है ना, 5 लाख घटा देंगे। और कुछ एसटीसीजी है क्या? नहीं सर और एसटीसीजी नहीं है। और क्या घटाने का है सर? बाकी सारे डिडक्शन, सिर्फ 80G को छोड़कर बाकी सारे डिडक्शन, 80G को छोड़कर बाकी सारे डिडक्शन 5,000 का बनता है, तो इसको भी घटा दो। तो 90,000 में से 5,000 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा सर? सर एडजस्टेड जीटीआई कितना आ गया, बोलो बोलो। 85,000 का। तो जब ये 85,000 का आ गया, इसका 10% कितना आ जाएगा, बोलो बोलो सर? 85,500। इतने तक का ही क्या अलाउ करेंगे हम, बोलो? कैटेगरी बी को इतने तक का ही अलाउ करेंगे ना? अरे बोलो। हाँ इतने तक का ही अलाउ करेंगे सर। तो यानी कि इतने तक में सबसे पहले 3,000 का, इसको तो पूरा पूरा अलाउ कर दिया हमने। बाकी ये 5, ये कितना था सर? 8,000 कुछ था, कितना था सर? 12,000 तक था। 12,000 तक तो नहीं कर पाएंगे। कितना है? 12,000 नहीं कर पाएंगे मतलब? अरे टोटल ये इस तरीके से मत करना जैसे इन्होंने किया, टोटल मिला के मतलब क्या क्या दिखाना तुम्हें? 2 कैटेगरी के थे, कौन कौन से? जो नीचे के 2 कैटेगरी हैं, एक तो ये वाला हो गया और एक अप्रूव्ड वाला था, ये रहा, ठीक है। एक ये है और एक बी कैटेगरी का। कौन सा था बी कैटेगरी का, बोलो बोलो सर? ये वाला, उसके नीचे वाला, यही था ना। इसमें से 100% यानी कि 3,000 ये हो गया, और ये वाला बी कैटेगरी में ये वाला भी 100% के उसमें था, ये किसमें था सर? 50% के उसमें था, तो यानी कि 6,000 ये हो गया। कितने हो गए टोटल मिला के सर? 9,000 हो गया। समझ में आ रहा है? लेकिन अलाउ कितना हो सकता है सर? 8,500, टोटल 8,500 ही अलाउ हो सकता है। तो 8,500 में से कौन कौन सा सर? 3,000 वाला ये हो गया, और बाकी इसमें से कितना अलाउ कर देंगे सर? इन्होंने बोला 5,500, इसीलिए वो 5,500 का कॉन्सेप्ट निकाला। लेकिन हमें सिंपल क्या करना है सर? ये 8,500 ये हो गया, और बाकी का जितना हमने निकाला था वो हो जाएगा 100%। ये वाला जो क्वालिफाइंग ए की कैटेगरी का था। समझ में आ रहा है? सिंपल क्या क्या देखना है आपको? ए कैटेगरी का ये इतना अलाउ होगा, और प्लस बी कैटेगरी पे लिमिट लगा के
उसमें से जो भी लोअर होगा उतना देख लेने का, उतने का डिडक्शन देने का। समझ में आ रहा है? 80G में कोई मुश्किल नहीं है, बस देखने में ऐसा थोड़ा भयंकर सा लगता है और कुछ नहीं है। ठीक है, 80G आपका पूरा हो चुका है, नहीं भी पढ़ोगे दूसरी बार तो भी चलेगा आपको, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख लेना, ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओ। ठीक है, ठीक, चलो 80GG। 80GG क्या बोलता है सर? ये डिडक्शन की बात करता है। किसकी बातें करता है, जल्दी जल्दी बताओ। डिडक्शन की बात करता है। वो कहता है कि भैया रेंट फॉर हिज रेजिडेंस, यानी कि HRA नॉट रिसीव। सर हमने पढ़ा था कि HRA भी तो मिलता है रेंट के लिए, और यहाँ पर फिर डिडक्शन भी दे रहे हो, ये क्या मतलब है? सामने लिख दिया ना, जिसको HRA मिलेगा, बोलो बोलो, क्या उसको ये डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं सर, नहीं सर, तो जिस एम्प्लॉय को HRA मिलेगा उसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। आ जाओ, कौन है यहाँ पर सर? यहाँ पर है ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल, वेदर एम्प्लॉय और हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन, चाहे उसके पास बिजनेस और प्रोफेशन हो, लेकिन एम्प्लॉय है ना। अगर सर, अगर वो एम्प्लॉय है तो सर उसको HRA भी मिला होगा। अगर उसको HRA मिला होगा एम्प्लॉय की कैटेगरी में से, तो उसको तो भैया ये वाला सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, यस सर। सर डिडक्शन कितना मिलेगा सर? रेंट पेड, कि जितना उसने रेंट पेड किया 10% ऑफ एडजस्टेड GTI हुई। सर 10% ऑफ एडजस्टेड GTI का मतलब क्या है? वही वाला जो हमने ऊपर पढ़ा था, बिल्कुल वैसा का वैसा। क्या? बिल्कुल वैसा का वैसा। लेकिन उस वक्त हम क्या कहते थे कि 80C से लेके 80U तक सारे डिडक्शन हटा दो एक्सेप्ट 80G। लेकिन यहां पर हम एक्सेप्ट किसको करेंगे? 80GG, क्योंकि डिडक्शन तो इसके लिए निकाल रहे हैं। एक्सेप्ट 80GG। क्या पता लग गया आपको? यस सर। ऊपर वाले में क्या था? एडजस्टेड यानी GTI लेने का, उसमें से माइनस क्या करने का? बोलो बोलो। 80G लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, और सर सारे के सारे डिडक्शन माइनस कर दो 80GG को छोड़कर। ठीक है, इस वाले के लिए ऊपर वाले में 80G को छोड़कर सारे। समझ में आ रहा है क्या? 80G का यहाँ पे डिडक्शन दे देंगे एडजस्टेड निकालने के लिए। हाँ, एडजस्टेड निकालने के लिए क्या 80G का डिडक्शन यहाँ से माइनस कर सकते हैं? यस सर। यस सर। चलो 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, तो एडजस्टेड GTI का 10% लेने का। एडजस्टेड GTI का सर, एडजस्टेड GTI भी हमें मिल गया, 25% उसका कर देंगे 5,000 रुपए पर मंथ, विच एवर इज लोअर। और 5,000 रुपए पर मंथ यानी कि इस मंथ में जितने भी मंथ थे सिर्फ उतने लेने का, वरना ज्यादा नहीं लेने का। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इस साल में जितने मंथ के लिए रेंट पे किया है उतने मंथ का 5,000 पर मंथ लेने का। ठीक है, चलो सर समझ में आ गया है। क्या जिसको HRA मिला है उसको मिलेगा? नहीं सर, उसको नहीं मिला। क्या किसी को सर रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो परक्यूजिट में हम करते थे, रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूजिट बना के उसका टैक्स करते थे, क्या उसको जो अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला तो मिलेगा? नहीं, उसको भी नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर से कुछ भी नहीं मिलना चाहिए उसको, ना तो रेंट फ्री एकोमोडेशन और ना ही HRA। अच्छा सर, उसके नाम पे ना घर नहीं होना चाहिए। किसके नाम पे घर नहीं होना चाहिए सर? उसके नाम पे। किसके नाम पर घर नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ किसके नाम पे सर? उसके नाम पे, सेल्फ के नाम पर, उसकी बीवी के नाम पर, उसके माइनर बच्चों के नाम पर, और खबरदार किसी HUF के नाम पे हुआ जिसमें आप मेंबर हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इस सेक्शन का बेनिफिट किसको मिलेगा यहाँ पे? बोलो बोलो। घर दूसरा नहीं होना चाहिए किसके नाम पर, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? जिसके नाम पे खुद का घर नहीं है, वो बेचारा रेंट पर रहता है। वो बेचारा कहां पे रहता है? रेंट पर रहता है, तो उसको डिडक्शन देना बनता है। अच्छा HRA में अगर मैंने डिडक्शन मिल गया एम्प्लॉय को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको HRA नहीं मिलता। HRA नहीं मिलता तो चलो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट कहती है हम आपको ये वाले सेक्शन में डिडक्शन देंगे, ये वाले सेक्शन में हम आपको डिडक्शन दे देंगे, लेकिन आपके नाम पे घर नहीं होना चाहिए, आपकी बीवी के नाम पे घर नहीं होना चाहिए, आपके माइनर बच्चों के नाम पर घर नहीं होना चाहिए, और आप कि खबरदार किसी भी HUF के नाम पर अगर घर रखा जिसमें आप मेंबर हो। सर कहां नहीं होना चाहिए? किस प्लेस पे नहीं होना चाहिए? एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहां पर रहते हो आप वहां पर कोई घर नहीं होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली में रहते हैं, न्यू दिल्ली में अगर यहाँ पर लक्ष्मी नगर में अगर रहते हैं तो वहां पर कोई भी घर नहीं होना चाहिए न्यू दिल्ली में। ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जहां पर ड्यूटी करते हो, मान लो कि यहाँ पे दिल्ली में ही ड्यूटी करते हैं तो दिल्ली में भी वहां पर कोई भी घर नहीं, मान लो रेजिडेंस यहाँ पे है, ठीक है,
और ड्यूटी करता है बंदा कहाँ पे, हरियाणा में, गुड़गांव में, और मान लो या फिर गुड़गांव में कर रहा है, यूपी में, ठीक है, तो क्या चीज आ जाएगा, बोलो बोलो, वहां पर भी उसका कोई भी घर नहीं होना चाहिए। कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन, या फिर जहां पर वो बिजनेस खुद का कर रहा है वहां पर कोई भी उसका घर नहीं होना चाहिए। सर क्या घर हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको नहीं मिलेगा, हो सकता है घर कहीं और पर, बट वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं बोलना होना चाहिए। ऐसा ना बोले कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड का वो बेनिफिट ले जाएगा या नहीं ले जाएगा लॉस एचपी में। अरे बोलो, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी याद आ रहा है कुछ? यस सर, ले जाएगा। हाँ, उसमें वो कह रहा है कि मेरा मैंने खुद से ऑक्यूपाई कर रखा है, और वहां पे वो लॉस बुक करेगा उस चीज के लिए। और यहाँ पर वो कह रहा है कि नहीं मेरे को वो दे दो, क्या रेंट फ्री, ये डिडक्शन दे दो, मैंने रेंट जो पे किया है, ठीक है तौबा मचा रहा, कहेगा अरे रुक जा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तेरे घर के तेरे नाम पर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मान लो कि कोई केरल में उसका घर है, ठीक है, रहता है यहाँ पे, जॉब भी यहाँ पे करता है, परफॉर्मेंस भी यहीं पे करता है, यहाँ पर तो उसको रेंट पे रहना है ना, ऐसे लोगों के लिए बोला गया है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो। और केरल में जो घर है वो वाला उसने रेंट पे दे दिया, और रेंटल इनकम वो दिखा रहा है अपने उसमें, तो उसको यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सर जीटीआई बोले तो, जीटीआई बोले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करने का, इंक्लूडिंग, यहाँ पर क्या चीज बोल रहा है, इंक्लूडिंग 112A दोनों में ही था, ठीक है, और STCG 111A, और सारे के सारे डिडक्शन 80 एक्सेप्ट 80GG, लेकिन कैजुअल इनकम तो माइनस करना ही करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है इसको, इसका एग्जांपल बताने की जरूरत है मेरे को, बोलो, एग्जांपल बताने की जरूरत है इसका। मान लो किसी ने रेंट पे किया है 10, मान लो पूरे साल 1/4/2019 से लेकर रेंट पे किया है, ठीक है, तो रेंट पेड कितना किया सर, 10,000 पर मंथ वो रेंट पे करता है। उसकी एडजस्टेड जीटीआई 10% ऑफ जीटीआई, मान लो कि जीटीआई आ गया उसका, एडजस्टेड जीटीआई उसका सर 5 लाख रुपए है, एडजस्टेड जीटीआई, ठीक है, 5 लाख रुपए है। तो बताओ जल्दी से कितना मिलेगा। तो पहला क्या, रेंट पेड, कितना पे किया उसने रेंट, बताओ 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12 बोले तो 1,20,000, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा इसमें, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, एडजस्टेड जीटीआई कितना है 5 लाख, उसमें से 50,000 आ जाएगा, 50,000 माइनस कर देंगे पहले में से दूसरे में, तो कितना बन जाएगा ये, जल्दी बताओ, बोलो बोलो कितना बनेगा सर, 70,000 बन जाएगा। तो 70,000 ये हो गया 25% ऑफ जीटीआई, एडजस्टेड जीटीआई का 25%, 5 लाख का 25% कितना होता है सर, 75,000 होता है क्या, बोलो, 5 लाख का 25% सर 70 होता है क्या, या 1,75,000 होता है, 1,25,000, 1,25,000 होता है सर, 70,000 कहाँ से सर, अच्छा 25% है ना, हाँ, 5 लाख का 25%, 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपए इसका ये रहेगा। और तीसरा सर बोलो, तीसरा 5,000 रुपए, तो 5,000 इंटू 12 तो 60,000 रुपए आ गया, जो भी लोअर होगा, 70,000, 1,00,000 का जो भी लोअर होगा, कितना लोअर हो गया बोलो, 60,000, तो 60,000 का डिडक्शन उसको मिल जाएगा किसमें सर, 80GG में, ठीक है, 80GGA कौन सा है, 80GGA, डोनेशन टू सर्टेन नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से सर ये वाला तो हमने कहीं और भी देखा था, कहां देखा था, जल्दी जल्दी बताओ, रिसर्च एलिजिबल प्रोजेक्ट और रूरल डेवलपमेंट, कहां देखा था, रिसर्च के लिए पैसा दिया आपने तो आपको डिडक्शन मिलता था, ऐसा कुछ करके कहीं देखा था आपने, बोलो, यस सर, कहां पे देखा था सर, पीजीवीपी में देखा था, जब डिडक्शन देते थे ना 35 के अंदर नोटिफाइड रहता था कुछ, बिजनेस 35 के अंदर नोटिफाइड रहता, अच्छा ऐसा वहां पे था ना, वहां पे कुछ सर, यहाँ पे 35 के अंदर में हमें बिजनेस पीजीबीपी में हमें डिडक्शन मिला करता था, तो क्या सर यहाँ पे डिडक्शन नीचे भी मिलेगा, ये तो बल्ले बल्ले हो गए, अरे रुको, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा इसमें डिडक्शन, सबको मिलेगा, लेकिन किसको नहीं मिलेगा,
के पास बिजनेस है, पीजीबीपी की इनकम है, उसको यहां पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो सेक्शन 35 में क्या ले लिया था सर, पीएनएल में डेबिट कर लिया था ना वो अमाउंट। बोलो, तो जब पीएनएल में डेबिट कर लिया था वो अमाउंट, तो क्या दोबारा नीचे से डिडक्शन भी दे देंगे हम उसको? इतने बेवकूफ हैं? नहीं। तो यानी कि ये किसको मिलेगा रिसर्च पे अगर पैसा दिया तो? सर सबको मिलेगा, एक्सेप्ट मिलेगा, मिलेगा, उसे भी मिलेगा, उसे भी मिलेगा, पर किसे नहीं मिलेगा सर? जिसके पास बिजनेस एंड प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि भाई उसने तो पीएनएल में ले लिया। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो। यस सर, बात समझ में आ रही है सर। अच्छा, दूसरा इसने बोला कि कौन सी में अगर नोटिफाइड डोनेशन दिया आपने तो आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगा। सर यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, इसमें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एलिजिबल अगर कोई प्रोजेक्ट रखा होगा जैसे कि हाउस फॉर पुअर के लिए, जो कि किस में नोटिफाइड कर रखा है सर? 35 AC में नोटिफाइड कर रखा है, या फिर कोई ऐसे जो कि 35 CCA में नोटिफाइड कर रखे हैं, जैसे कि बोल रहे हैं तो रूरल डेवलपमेंट फंड सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, डोनेशन टू नेशनल अर्बन पॉवर्टी एजुकेशन फंड, इनमें अगर पैसा डाला है आपने, डोनेशन दिया तो 100% जितना भी आपने डिपॉजिट कर दिया है उतना का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। If donation made more than 10,000, it should be deposited by then कैश में 10,000 से ज्यादा का डोनेशन नहीं देने का, बाकी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से देने का। समझ में आ रहा है इसका? यस सर। क्या सही से चल रहे हैं? बिल्कुल सही से। यानी कि किसी को अगर ऊपर डिडक्शन उस चीज की मिल रखी है तो उसको यहां से एक्सेप्शन से हटा दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, 80GGB क्या बोलता है? बिल्कुल सिंपल, बीजेपी या फिर कांग्रेस? बताओ बताओ, बीजेपी या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी? किसी का भी अगर कोई इलेक्टोरल ट्रस्ट है, यानी कि क्या बोल रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, दो कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे। इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्टोरल पॉलिटिकल पार्टी मतलब डायरेक्ट आपने पॉलिटिकल कांग्रेस के फंड में डाल दिया, जैसे बोलते हैं ना कि पार्टी फंड आया है, पार्टी फंड आया है। अरे बोलो, उस पार्टी फंड में जमा करने के लिए कांग्रेस को दो, या फिर आपने बीजेपी को दो, या फिर आपने क्या आम आदमी पार्टी को दो, या फिर आपकी किसकी सरकार सर, उद्धव ठाकरे की सरकार को दो, हैं, किसी को भी दो, तो आपको क्या मिलेगा सर? अगर किसी इंडियन कंपनी ने जमा किया तो उसको किस में मिलेगा डिडक्शन? 80GGB में 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन। समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल आदमी, पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी में जमा करते हो तो आपको 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। ये तो होना ही था, हैं? अच्छा, इफ डोनेशन मेड शुड बी डिपॉजिटेड बाय अदर देन कैश, बिना किसी कैश के होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से जमा किया होना चाहिए। अगर अदर देन कैश होगा, मान लो कि इसने बोला XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या किया है सर, 1 लाख रुपए तो उसने कैश में दिया है, और 1 लाख रुपए कैश में और 5 लाख रुपए उसने किसमें, इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिया, तो कितने का डिडक्शन मिलेगा उसको सर? 5 लाख का डिडक्शन। 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं सर। अगर मान लो उसने डिडक्शन ले रखा हो तो क्या करेंगे पीजीबीपी में? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। सर क्या इंडियन कंपनी डोनेशन की दे सकती है, या अपन लोग भी दे सकते हैं? अपन लोग भी दे सकते हैं। रे देखो, यहाँ पे बोला कि उसके लिए दूसरा है सेक्शन, उसने बोला पॉलिटिकल पार्टी को अदर देन दी पर्सन, कौन सा? इंडियन कंपनी को छोड़ के बाकी जो भी होगा वो भी देगा तो भी चलेगा। अच्छा चलेगा तो कितना? 100% मिलेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, डोनेशन किस में, कैश में या अदरवाइज देन कैश में? बिल्कुल सेम टू सेम सेक्शन है, बस सेक्शन का नाम चेंज हो गया। इंडियन कंपनी के लिए ये वाला, अदर के लिए 80GGA में डिडक्शन। अरे बोलो, सही है कि नहीं? चलो, 80QQB, 80QQB पूछता है आपसे, क्यों क्यों ऐसा, क्यों किया आपने? ठीक है, ऐसा क्यों किया मतलब सर, रॉयल्टी डिडक्शन इन केस ऑफ रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम सर्टेन बुक्स। आप बुक लिखते हो? बोलो बोलो, बुक लिखते हो आप? यस, मैं बुक लिखता हूं, मैं हूं ऑथर।
मैं हूं ऑथर, और ऑथर ने बुक छापी चेतन भगत, चेतन भगत ने एक बुक छापी, क्या, हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड चल गई किसमें, हिंदुस्तान में, आउट ऑफ इंडिया भी बिकने लगी। उसको क्या मिलता है चेतन भगत को इससे, सर रॉयल्टी मिलता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो, रॉयल्टी मिलता है। अब वो रॉयल्टी कमा रहा है उससे, अब रॉयल्टी जितना भी कमाया उस पर, उसके लिए उसको डिडक्शन मिलेगा, किसको, 80QB में। क्या रॉयल्टी की इनकम टैक्सेबल इनकम है या इंडिया में, या नहीं है, बोलो बोलो। अरे रॉयल्टी इनकम टैक्सेबल इनकम है या नहीं, यस सर। कहां पे सर, अदर सोर्स में। अदर सोर्स में हम उसको, अपन लोग उसको टैक्स करते हैं। अच्छा टैक्स ऊपर तो लिख देंगे, टैक्स इंक्लूड कर देंगे टोटल इनकम में, बट नीचे हम उसको डिडक्शन दे डालेंगे, कितना सर, 80QB का डिडक्शन दे देंगे। अच्छा चलो अब बताओ 80QB में कितना डिडक्शन, सर रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज एन ऑथर, जो कि ऑथर है, लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक इन नेचर होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अच्छा, नो डिडक्शन इज अलाउड, किस चीज के लिए सर, स्कूल की अगर कोई बुक, अगर किताब अगर आपने उसने छापी है, उसके लिए उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी अच्छा काम करने के लिए उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। स्कूल की अगर कोई बुक अगर उसने की हो, या फिर उसने कोई हेल्प बुक या गाइड निकाल दी बच्चों के लिए कि बच्चे पास कर सकें, उसके लिए कोई भी डिडक्शन नहीं। एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह कुछ निकालेगा, इसके लिए उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे काम करोगे तो कोई डिडक्शन नहीं, अच्छा ऐसे ऐसे काम करो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। समझे, यस सर। अच्छा मैक्सिमम डिडक्शन कितना, मान लो रॉयल्टी मिली 5 लाख रुपए की इस साल, तो कितना डिडक्शन मिल जाएगा, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, तो यानी 3 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम डिडक्शन कितना बोले तो 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन। रॉयल्टी रिसीव्ड शैल बी, इफ रॉयल्टी इज फिक्स्ड, इज द फिक्स परसेंटेज ऑफ बुक प्राइस। देखो रॉयल्टी कैसे मिलेगा, अगर फिक्स परसेंट ऑफ द बुक प्राइस है, मतलब क्या है, 15% ऑफ जो रॉयल्टी रिसीव निकाला ना, ये रॉयल्टी रिसीव, ये कैसे निकालना है आपको, ये जो मैं बताया ये कैसे निकालना, उसने बोला समझो, उसने बोला 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच बुक सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। समझना क्या बोल रहे हैं। कुछ बुक्स ऐसी होती है, हम बोलते हैं कि रॉयल्टी जो हमारा फिक्स होता है ना पब्लिशर से, हम कहते हैं कि भाई एक फिक्स परसेंटेज मैं फिक्स कर रहा हूं, यानी कि जितने की बुक बिकेगी उतना परसेंटेज मेरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अरे बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है, यस सर। अच्छा, इफ रिसीव्ड इन लमसम, लमसम बोले तो फुल अमाउंट, या उसको बोलते हैं, देख पब्लिशर कहता है सुन भाई, तू इतना बड़ा चेतन भगत नहीं है, चेतन भगत की तरह तेरी बुक नहीं बिकेगी, अगर तेरे को पब्लिश करानी है तो सुन एक बात कर, मैं यहाँ पे कॉस्टिंग अपना झेल रहा हूँ, मैं तुम्हारी पब्लिशिंग करूंगा, मैं अपने पेपर लगाऊंगा, मैं अपना पैसा लगाऊंगा इस पर, लेकिन तेरे को जो मैं रॉयल्टी दूंगा इस पर, इसको मैं साल का सिर्फ 50,000 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा मुंह मत खोल दियो, उससे ज्यादा है ना बकवास मत करियो मेरे से, तू चेतन भगत नहीं है, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा हूं मैं उसको, कि जितना भी मैं बिके तेरे को कोई मतलब नहीं है, तेरे को मिलने वाला क्या है, बोलो सर, 50,000। समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो, ठीक है, तो 50,000 है, तो ये आ गया। और उसने बोला कि और सर ऊपर जो अगर फिक्स परसेंटेज हुआ तो फिक्स परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ बुक्स बेचे, सर साल में मैंने बेचे सर 1 लाख बुक्स बेच दिए। अच्छा 1 लाख बुक्स बिके, और कितने में प्राइस में सोल्ड किया, सर जो प्राइस पर बुक की जो लिखी हुई है सर 100 रुपए, 100 रुपए की एक किताब थी, उसका कितना परसेंट, बोलो बोलो सर, 15%। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका कितना परसेंट लेंगे हम, सर 15% लेंगे, यानी कि कितना हो गया सर, बोलो बोलो सर, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ का सर 15%, सर 15 लाख, तो 15 लाख रुपए क्या हो जाएगा, ये 15 लाख प्लस जो हमारा फिक्स, अगर मैंने मेरी दूसरी किताबों में से भी आ रहा है 50,000 का, मान लो उसका आया, तो 15,50,000 आ गया, तो सर 15,50,000 रुपए ये, और 3 लाख, विच एवर इज 3 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आया, इसका ये याद रख लेना, ये वाला पोर्शन रिसीप्ट कैसे निकालना है। अगर उसने नंबर ऑफ बुक्स दिए हैं और उसने बोला है कि ये फिक्स परसेंटेज ले रहा है, तो आपको 15% निकालना पड़ेगा, जितने का भी वैल्यू सोल्ड हो गया, प्राइस दे देगा वो, नंबर ऑफ बुक्स दे देगा, दोनों को इंटू करो, उसका 15%,
ठीक है, उतना आ जाएगा रिसीव्ड, मान लिया जाएगा, इसमें माना गया है इसको रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, नीचे देखो एक और क्या बोला, रॉयल्टी अर्न आउटसाइड इंडिया डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड। पूरी इंडिया में चेतन भगत को अगर बाहर से कुछ रॉयल्टी आ रहा है, क्या उस पर उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट where such royalty is brought into India in convertible foreign exchange within 6 months from the end of the previous year or time specified by RBI। समझ में आ रहा है गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट कह रही है सुन बे चेतन भगत, क्या कह रही है? सुन बे चेतन भगत, वैसे तो हम तेरे को, हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल फॉर गिविंग यू क्या चीज, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB, but do one thing, bring convertible foreign exchange in India within 6 months from the end of the previous year। कौन से previous year से? मान लो 1920 में कमाया उसने बाहर से, and after 1920 means 31st March 2020, इसके 6 महीने के अंदर अंदर तेरे को क्या करना है? वो पैसा कन्वर्टिएबल फॉरेन एक्सचेंज। हम भूखे किसके हैं सर? फॉरेन एक्सचेंज के। फॉरेन एक्सचेंज के, बाहर के पैसों के, बाहर का पैसा लाके दो। आपने अगर बाहर का पैसा लाके दिया कितने दिन में? 6 महीने, और या फिर आरबीआई ने कुछ और आपको, आपने एप्लीकेशन डाली, वो आपको टाइम लिमिट दे दी गई, ठीक है, लेकर आगे क्या? कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे, वरना पूछना भी मत। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। अच्छा, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी शैल बी टैक्स्ड अदर सोर्सेज में टैक्स होता है क्या? यस सर। यानी मींस रॉयल्टी शैल बी इंक्लूडेड इन जीटीआई में होगा। यस सर। अच्छा, एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी डिडक्टेड विच आर इनकर्ड फॉर अर्निंग सच रॉयल्टी। सर इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या बोल गया सर? इसका मतलब हो गया कि एक बात समझो, मैंने कहा कि मैंने जो कलेक्शन करनी थी, किस चीज की? रॉयल्टी की कलेक्शन करनी थी। अब मेरा डिस्प्यूट हो गया या कुछ हो गया, उस कलेक्शन करने के लिए, उस रॉयल्टी को कमाने के लिए मैंने कुछ एक्सपेंडिचर किया था, मैंने किसी की मदद ली थी बुक लिखने में या कुछ लिखने में, या फिर मैंने उसको कलेक्शन में कुछ मेरे खर्चा हो गया कितना सर? 50,000 रुपये मेरा ये खर्चा हो गया, 5,000 रुपये खर्चा हो गया, तो कितना, क्या वो डिडक्शन, जो ये जो एक्सपेंडिचर है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा या नहीं डिडक्ट कर दिया जाएगा? यस। यानी कि मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे को मिला कितना सर? 3,05,000 रुपये में, 3,50,000 रुपये मिला। समझ में आ रहा है? 3,50,000 रुपये मिला, और यहां पर क्या बोलोगे तुम? 3 लाख विच एवर इज लोअर, यही होगा। इसने क्या बोला? एक्सपेंडिचर अलाउड टू बी डिडक्टेड विच आर इनकर्ड फॉर अर्निंग सच रॉयल्टी। यानी कि कितना ऊपर जो हम टैक्स करेंगे, कितना करेंगे सर? 3 लाख करेंगे, या 3 लाख, मान लो 50,000 मेरा एक्सपेंडिचर हो गया सर, 3 लाख को हम ऊपर अदर सोर्स में लिखेंगे टैक्स। अदर सोर्स में कितना टैक्स करेंगे बोलो? 3 लाख। अदर सोर्स में तो 3 लाख टैक्स करेंगे ना, उसमें एक्सपेंडिचर। ये तो सर हमें अदर सोर्स पढ़ते वक्त भी पता था कि उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे माइनस करते हैं हम लोग, है कि नहीं? यस सर। सेम की सेम आ जाओ। रॉयल्टी यहाँ पे किस चीज की है? पेटेंट। रॉयल्टी किस चीज की है यहाँ पे? 80 RRB, बोलो बोलो किसकी है? 80 RRB, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी ऑन पेटेंट। अच्छा, पेटेंट कब मिलता है बताओ? पेटेंट मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग कर दिया आपने, कोई ऐसा इन्वेंशन कर दिया, उसको अपने नाम पे पेटेंट करा लिया आपने। समझ में आ रहा है? यस सर। सर किसको मिलेगा? रेजिडेंट एसएससी। बाहर का बंदा यहाँ पर आके अगर इनोवेशन करता है तो उसको क्या डिडक्शन देंगे हम? नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा जो बंदा है यहाँ पे, कौन रेजिडेंट है, उसको मिले। डिडक्शन कितना मिलेगा सर? सेम अमाउंट का, रॉयल्टी रिसीव्ड और 3 लाख विच एवर इज लोअर। रॉयल्टी अर्न आउटसाइड इंडिया, बोलो बोलो क्या होगा बताओ? नहीं मिलेगा सर उसको। एक्सेप्ट कौन से वाले बंदे? जो कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज लेके आएंगे। ब्रिंग कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज, देन वी विल थिंक अबाउट इट टू गिव यू सच डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। समझ में आया क्या? यस सर। सर विद इन 6 मंथ और स्पेसिफाइड टाइम।
इनकम फ्रॉम रॉयल्टी शैल बी टैक्स अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। सर पूरा का पूरा जीटीआई में इंक्लूड होगा एंड एक्सपेंडिचर उसमें से अलाउड हो जाएगा जितना भी उसको अर्न करने के लिए हमने क्या है। बिल्कुल सेम थी, ठीक है सर। टीटीए बिल्कुल ही आसान, सबसे ज्यादा ये यूज होता है। टीटीए डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। आपका अगर कुछ अकाउंट है बैंक में, आप लोगों का अगर कुछ अकाउंट है बैंक में, वो कौन सा अकाउंट होता है सर? सेविंग अकाउंट। उस पर आपको जो 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट मिलता है ना, इंटरेस्ट, तो जितना भी इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। याद है कि नहीं है? जितना भी इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज में। यस सर, अदर सोर्स में तो टैक्सेबल होता है इंटरेस्ट। लेकिन आपको कहते हैं कि चलो ठीक है हम डिडक्शन दे देते हैं, क्योंकि ये जो है मिडिल क्लास फैमिली वाले, इनको क्या करना है कि सर इंटरेस्ट भी थोड़ा सा भारी पड़ता ही है इनको, मतलब इंटरेस्ट मिल जाता है तो थोड़ा सुकून है इन लोगों को। तो एक काम करो, उन्होंने बोला कि 80 टीटीए में उन्होंने बोला अगर 10,000 तक का कोई इंटरेस्ट है तो हम आपको माफ कर देंगे। 10,000 तक का इंटरेस्ट कमाया, माफ कर देंगे। इंटरेस्ट इससे कम है तो बताओ जल्दी, इंटरेस्ट कमाया मैंने 9,000 रुपए, जल्दी बताओ क्या होगा। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इंडिविजुअल एचयूएफ को डिडक्शन अलाउ होगी अगर उसके सेविंग बैंक अकाउंट में उसको इंटरेस्ट मिला होगा। तो इंटरेस्ट मिला होगा तो उसको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। नहीं अदर देन दोज कवर्ड इन टीटीबी, 80 टीटीबी में डिडक्शन अलाउड फॉर, किस चीज के लिए डिडक्शन अलाउड हो जाएगा? डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट सेविंग बैंक। सेविंग बैंक होना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक होना चाहिए। तो आपको डिडक्शन जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। डिडक्शन जो है वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा सर? अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड और 10,000 विच एवर इज लेटर। तो यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड और 10,000 विच एवर इज लेटर का क्या मतलब हो गया सर? यहाँ पे जितना भी मान लो कि मेरे को मिला है 9,000 रुपए और यहाँ पर मिलना है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है। यहाँ पे बोला है कि अगर आपको मिला है और आपने उसको अपनी इनकम में शो कर रखा है तो आपको 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। सेविंग बैंक अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस interest income up to rupees 3,500 shall be exempt under section 1015 में। 1015 में क्या चीज हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर? 3,500। और इन केस ऑफ द अकाउंट इन जॉइंट नेम, जॉइंट नेम होगा तो डिडक्शन कितनी मिलेगी सर? 7,000 तक की। क्या बोला? 7,000 तक की। यानी कि और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 टीटीए शैल नॉट बी अलाउड ऑन टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट जो मिला है वो 80 टीटीए में अलाउड नहीं किया जाएगा। समझो बात क्या बोल रहे हैं? हमने बोला कि अगर आपको सेविंग अकाउंट में से कुछ मिला है, अगर सेविंग अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट ऑफिस में है तो आपको जितना भी मिला उसमें से 3,500 का डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर वो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट जॉइंट नेम में है तो आपको 7,000 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, यानी कि उसको आप ऊपर ऐड ही नहीं करोगे। लेकिन बाकी जो कुछ भी बच गया है, बाकी जो कुछ भी बच गया है उस पर आपको 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। सर क्वेश्चन बता दो। एक क्वेश्चन ये है, देखो समझो क्या बोला कि रघु है, उसने अर्न किया है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस एंड सैलरी उसके पास है 15,000 रुपए, 15,000 की सैलरी लेता है वो, एंड 50,000 और 5 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली। क्या बोला? पोस्ट ऑफिस में सॉरी जो इंटरेस्ट डिपॉजिट किया है उसने, इंटरेस्ट जो उसको मिला है, उसने 15,000 की इनकम मिली, सैलरी मिली है उसको 5 लाख रुपए की। तो सैलरी जो हो गई वो 5 लाख रुपए का यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला उसने कि अदर सोर्स 15,000 रुपए यहाँ पर, लेकिन एग्जेम्पशन, मैंने बोला एग्जेम्पशन, डिडक्शन हमेशा हमेशा ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलती है, लेकिन एग्जेम्पशन हमेशा 10-15 में से, यानी कि ऊपर में से मिल जाएगी। तो यहाँ पे टैक्सेबल ही कितना अमाउंट हो जाएगा सर? टैक्सेबल इतना अमाउंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जीटीआई आ जाएगा। डिडक्शन 80 टीटीए में कितना मिलेगा सर? 10,000 तक की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि 11,500 रुपए यहाँ पर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर सर ये जो है 9,000 होते तो यहाँ पर भी कितना होता सर? ये 9,000 रुपए होता। समझ में आ गया क्या? यस सर। और जितना टोटल इनकम हो गया है, बिल्कुल समझ में आ गया क्या? पोस्ट ऑफिस के केस में क्या करेंगे हम? सिर्फ पोस्ट ऑफिस में, अगर सर पोस्ट ऑफिस में आपका किसी बैंक में है, पोस्ट ऑफिस में है, किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है, तो फिर ये वाली डिडक्शन जो है ये नहीं मिलेगी आपको। ये सिंपल फिर 15,000 यहाँ पर आ जाता। ठीक है, 15,000 यहाँ पे आ जाता और नीचे यहाँ पे सिर्फ 10,000 तक का डिडक्शन किया जाता, 5,000 टैक्सेबल हो जाता। ठीक है, यस सर।
80 टीटीबी, यहाँ पर 80 टीटीबी क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन, यानी कि सीनियर सिटीजन बोले तो रेजिडेंट इन इंडिया एंड 60 प्लस के लोग, 60 प्लस के लिए सीनियर सिटीजन, ओनली टू सीनियर सिटीजन आ गया। इंटरेस्ट इनकम, इनकम अगर हो गई, यहाँ पर इनकम की बात कर रहे हैं, ये डिडक्शन किसके बेस पे सर, इनकम के बेस पर डिडक्शन है ये सर। पहले हमने पढ़े थे सर एक्सपेंडिचर के बेस पर, ये डिडक्शन है इनकम, अगर इतनी इनकम हुई तो आपको इतने का डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। पहले क्या था सर, इतना अगर एक्सपेंडिचर करोगे तो आप उतने का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, यस सर। डिपॉजिट इन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक अकाउंट और एनी अदर डिपॉजिट वगैरह आ गया, ठीक है, यस सर। अच्छा, डिडक्शन अप टू ₹50,000 रुपए तक, क्या बोला, डिडक्शन अप टू ₹50, मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड हो जाएगा सर 50,000 रुपए। नोट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA इज नॉट अलाउड, डिडक्शन जो है 80 TTA का अलाउड ही नहीं होगा, समझ में आ रहा है, यस सर। 80JJAA, क्या बोला मैंने, 80JJAA, यानी कि ऊपर वाले में क्या बोला था, कितने तक का डिडक्शन मिलेगा उनको सर, 50,000 तक का उनको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 80 TTA में डिडक्शन अलाउड नहीं होना चाहिए उनको। अब आगे हमारा लास्ट 80JJAA, क्या बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं सर, 80JJAA की बात कर रहे हैं। तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन, यानी कि एडिशनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर उनको बोला, उन लोगों के लिए, ऐसे कुछ बिजनेसमैन के लिए बोला कि जिनको ये वाले डिडक्शन किनको मिलेगी, उन्होंने बोला कि कुछ नए एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो कुछ नए एम्प्लॉय को अगर आपने काम दिया और नए एम्प्लॉय पे जो भी आपने कॉस्ट खर्च की है उस तक का हम आपको 80JJAA में, यानी JJAA में आपको डिडक्शन दे देंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछ लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें होगा क्या, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। इसने बोला कि एलिजिबल असेसी कौन है सर, किसको मिलेगा, यहाँ पर किस चीज के लिए मिलेगा, समझ में आया। कुछ मैंने एडिशनल लोग रखे होंगे तो उनके पर जो मैंने एडिशनल कॉस्ट खर्चा किया होगा उसके लिए सर। कुछ मैंने मान लो एडिशनल कॉस्ट, यानी एडिशनल एम्प्लॉय रखने पर, मान लो सर मैंने 5 एम्प्लॉय रखे नए, नया बिजनेस था, 5 एम्प्लॉय नए के नए, क्या डिडक्शन मिल जाएगा, यस डिडक्शन मिल जाएगा अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो, ठीक है सर। अगर मैंने 3 एम्प्लॉय, मेरे 10 एम्प्लॉय पहले से थे, मैंने 3 एम्प्लॉय निकाल दिए और 2 एम्प्लॉय और रख लिए, तो ये जो 2 नए रखे इनका मिलेगा क्या, नहीं। ओरिजिनल जो आपका जो लिमिट था कितना, 10 से ऊपर अगर आपने रखा तो आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा डिडक्शन, ठीक है, यस सर। अच्छा, मान लो कि सर 10 में से 3 निकाल दिया, लेकिन हमने 5 रख लिए, तो 2 जो होंगे ना इनमें से उनका डिडक्शन मिल जाएगा, समझ में आएगा। और किनका डिडक्शन मिल जाएगा, आ जाओ एक बार देख लेते हैं। ऑल एसएससी, यानी कि हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इफ टर्नओवर मोर देन, कितना आ जाएगा, 1 करोड़। 1 करोड़ से अगर ज्यादा चला गया, 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर चला गया, यानी कि उनका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करना पड़ेगा। और अगर उन लोगों को ऑडिट करना पड़ेगा, उनका ऑडिट हो रखा है, तो उन लोगों को अलाउड हो जाएगा यहाँ पर क्या, डिडक्शन का बेनिफिट उन लोगों को दिया जाएगा जिसका पिछले साल क्या हो रखा था, टैक्स ऑडिट हो रखा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, यस सर। अच्छा, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन बोले तो बोलो बोलो, यानी कि इस साल भी मिल जाएगा अगर उनका टर्नओवर कितना है, टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो उनको टैक्स ऑडिट लग रहा है, ठीक है। डिडक्शन आ गया सब 30% ऑफ एडिशनल कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट खर्चा किया रहेगा ना उसका 30% तक आ जाएगा। आगे देखो क्या बोला उसने, डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर 3 previous years from the year in which deduction under section 80JJA taken for the first time, इंक्लूड करके 1920 में मान लो मेरे को 80JJAA का बेनिफिट मिला, ठीक है। तो क्या सर 2021 में भी मिलेगा, यस 21 22 में मिलेगा, और 22 and 23 में भी मिले, सॉरी 20 and 21 and 21 and 22, इसमें हम आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर मैं बोल डिडक्शन का जहाँ से लिया है 1920 तो 2021 21 and 20 डिडक्शन मिल जाएगा। 3 प्रीवियस ईयर के लिए डिडक्शन मिलेगा उनको, इसके लिए, ठीक है, यस सर। आगे क्या बोल रहा है, 3 प्रीवियस ईयर, यानी कि जितना भी खर्चा करोगे इन 3 प्रीवियस ईयर में, किस पर खर्चा करोगे सर, नए एम्प्लॉय पर, उसका 30% तक आपको डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा, मिल जाएगा। आ जाओ, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट बोले तो यहाँ पे बोला कि इमोल्यूमेंट्स रिलेटेड टू द इंक्रीज
emoluments related to increased number of employees during the previous year from the total number of employees employed as on the last day of the previous year preceding previous year। यानी कि मैं बोलूं कि 1920 में अगर मेरे को डिडक्शन चाहिए तो 31 मार्च 2019 पिछले साल का जो लास्ट डेट था, यहां पर बताओ मेरे एम्प्लॉय कितने थे, मैंने बोला 10। अच्छा आप बताओ कि आपने कितने नए एम्प्लॉय रखे हैं, कितने निकाले, कितने नए मैंने मान लो कि मैंने 2 एम्प्लॉय नए रख दिए इस साल और तो मिल जाएगा। ठीक है सर, मैंने यहाँ पर इस साल में 5 को निकाला और 2 को नया एम्प्लॉय रख लिया, सर नहीं मिलेगा। सर मैंने यहाँ पे 5 को निकाला और मैंने यहाँ पे 7 नए एम्प्लॉय रख लिए, तो 7 नए एम्प्लॉय रख लिए तो कितने हो जाएंगे सर, यहाँ पे टोटल मिला के 12 एम्प्लॉय हो गए, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया सर, 2 एम्प्लॉय ज्यादा हैं, यहाँ से 2 एम्प्लॉय ज्यादा हैं, तो यानी कि 2 का मेरे को एम्प्लॉय का बेनिफिट मिल जाएगा इनकी कॉस्ट का। ठीक है। अच्छा एम्प्लॉय shall not include, एम्प्लॉय क्या नहीं इंक्लूड करेगा, इनमें से कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जिन पर अगर आप खर्चा करोगे तो आपको अलाउ नहीं होगा। कौन से एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज, 240 दिन से अगर जिसने कम काम किया रहेगा। ठीक है। बट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और अप्रैल एंड फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट अगर बनाने के, वहां पर अगर बंदे ने काम किया है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में अगर काम किया, तो 150 दिन उसको चलेगा, यानी कि 150 दिन से लेस अगर काम किया है तो नहीं मिलेगा, 150 दिन से ज्यादा काम किया गया तो ही उसको रिडक्शन मिलेगा मालिक को। ठीक है। यस सर। सर एन एम्प्लॉय हुज टोटल इमोल्यूमेंट्स मोर देन कितना है सर, 25,000 से ज्यादा है। अगर किसी का इमोल्यूमेंट 25,000 से ज्यादा है तो वो वाले एम्प्लॉय हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। धोखा, क्या बोला आपको, यानी कि छोटे छोटे एम्प्लॉय, अगर छोटे छोटे एम्प्लॉय है ना, छोटे छोटे जो 25,000 से नीचे की सैलरी जिनको देते हो उनको काम दो, अगर इन लोगों को आपने काम दिया रहेगा ना तो इनको एलिजिबल हो जाओगे सर 80 JJAA में रिडक्शन के लिए। अगर आपने 25,000 से ऊपर वाला बंदा है तो नहीं चलेगा। अगर आपने क्या सर डिडक्ट लेस देन 240 डेज से कम काम किया हो तो भी नहीं मिलेगा। देखो पेमेंट ऑफ इमोल्यूमेंट शुड बी बाय वे ऑफ अदर देन कैश मिलना चाहिए उनको थ्रू इन एनी मोड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल क्या बोला उसने, फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए क्या बोला सर, 1819 ऑन लास्ट डे ऑफ 31/3/2019, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर 50 जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं। ठीक है। पिछले साल में ड्यूरिंग 50 एम्प्लॉय थे ड्यूरिंग 18 एंड 19 में। ठीक है। अब ड्यूरिंग 19 एंड 20 क्या हो रहा है, देखो 50 एम्प्लॉइज वर रिमूव्ड और 50 न्यू एम्प्लॉय हैव ज्वाइंड, तो कितना आ जाएगा, डिडक्शन मिलेगा क्या, नहीं सर डिडक्शन नहीं मिलेगा। 50 एम्प्लॉय रिमूव किए गए, 60 एम्प्लॉय क्या है, तो यानी कि सर 10 पर 10 को मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अच्छा न्यू बिजनेस है तो सर जितने भी नए हैं सर सबके लिए मिलेगा। क्या बात मेरी समझ गए हो। यस सर समझ गए। देखो ऐसे बोल देगा कि ये वाला एम्प्लॉय जो है ना, एक एम्प्लॉय है वो कौन सी डेट से है सर, 1 जनवरी 2020 से उसने ज्वाइन किया है। क्या 1 जनवरी 2020 से ज्वाइन किया है और उसको उस पर खर्चा किया गया, कितने कितने की सैलरी ले रहा है सर, वो 10,000 की सैलरी ले रहा है, तो 10,000 इंटू 3 महीने यानी 30,000, क्या 30 इसका डिडक्शन मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। क्यों, सर इसने 40 से कम काम किया। समझ में आ रहा है कि है। और अगर वो कहता है कि सर कोई एक एम्प्लॉय है जो जिसने 1 अप्रैल 2019 से ज्वाइन कर रखा है और तो सर पूरे साल काम किया है, 10 उसकी जो सैलरी है वो है सर 50,000 रुपये पर मंथ, तो पर मंथ 50,000 रुपये, तो क्या 25,000 से ज़्यादा है ये सर, 25,000 से ज़्यादा है तो इस पर नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं जो, ठीक है 25,000 से ज़्यादा है, 25,000 से ज़्यादा है ना, यानी कि आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है।